महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो आइए सुनते हैं विपुल से, महंगाई की मार ने भैया भट्टा बैठा दिया। हेलो ओ भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। अपने चक्कर में देश को हमरे ही खून से इनका, अरे हमरे ही खून से इंजन चले धक्का धक, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चक, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चक। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। देख लिया है तुमकी सरदारी रे, अब तो मेरी बारी रे ना। घर बेच दो अपना या बेच दो सपना, ये ना ढकार लेंगे बस इतना याद रखना। घर बेच दो अपना या बेच दो सपना, ये ना ढकार लेंगे बस इतना याद रखना। हलवा समझ के घूस ये, अरे हलवा समझ के घूस ये खाते हैं गपा गप, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चक, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चक। ओ भैया देख लिया है बहुत तेरी रंगदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना।
कचहरी थाने करते झूठ केस पैमाने, इनका बटेदार कानून करता गाँव गाँव में खून। इनके कोर्ट कचहरी थाने करते झूठ केस पैमाने, इनका बटेदार कानून करता गाँव गाँव में खून। हमरे ही खून से इनका, हमरे ही खून से इनका ईंधन चले धकाधक। आम आदमी पीछे हो गई है समाजक, आम आदमी पीछे हो गई है समाजक। भैया अब तो हमारी बारी रे, भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो मेरी बारी रे। साथियों, लक्ष्मीदा को हमारे साथी जो कुर्सी पर बैठे हैं, आग्रह है कि हमारे नेता जो हैं कुर्सी कम पड़ गई है, कृपया उनके लिए कुर्सी कुछ खाली करने का कष्ट करेंगे, कुर्सी कुछ खाली करने का कष्ट करेंगे। आवाज अगर सुनते हो साथी तो सहानुभूति पूर्वक अपने नेताओं के स्वागत में कुछ कुर्सी को खाली करने का प्रयास करेंगे। तो मैं पुनः लक्ष्मीदा को मंच पर बुलाऊं, उससे पहले बहुत ही नवोदित कलाकार हरिओम आपसे कहना चाहता है, देशबा में काबा। दुनिया भर में शोरबा, चौकीदार बा चोरबा, चंदा ले हरिओम को सॉरी बाद में सुनेंगे, अभी पहले लाचौदा की फरमाइश है, मंच का आदेश है। तो सुनते हैं लक्ष्मी प्रसाद यादव से, बांधे कफन सर से चलो ए देश के मेहनत कसो। हेलो हेलो। बांधे कफन सर से चलो ऐ देश के मेहनत कसो, ऐ साथियों ऐ दोस्तों, ऐ साथियों ऐ दोस्तों। बांधे कफन सर से चलो ऐ देश के मेहनत कसो, ऐ साथियों ऐ दोस्तों, ऐ साथियों ऐ दोस्तों। बढ़ते हुए लाखों कदम उछाल की रफ्तार से, ये कारवां टकराएगा हर एक अत्याचार से। लो सुल्क पर को उठा, जागो उठो तैयार हो। बांधे हम सर से चलो ऐ देश के मेहनत कसो, ऐ साथियों ऐ दोस्तों, ऐ साथियों ऐ दोस्तों।
हमारी अंजुमन बेजार है सारा पहले हुकूमत बदल चलन महंगा है जीवन और मरण जारी रहेगा तो तुझा बदकारियों का सिलसिला कफन सर से चलो ऐ देश के मेहनत कसो ऐ साथियों ऐ दोस्तों ऐ साथियों ऐ दोस्तों कांटों में गुलशन क्यों खिले साहिब बहादुर बुज़दिले रिश्वत को मिले शैतान है जिसका खुदा उठो तैयार बांधे कफन सर से चलो देश के मेहनत कसो ऐ साथियों ऐ दोस्तों ऐ साथियों ऐ दोस्तों बेरोजगारी का सितम भागो कसी का रंजगम मरता है इंसान दम बदम तो जिंदगी का आसरा लो सुल्क पर जम को उठा जागो उठो तैयार हो कफन सर से चलो देश के साथियों ऐ दोस्तों ऐ साथियों ऐ दोस्तों कफन सर से चलो ऐ देश के मेहनत कसो ऐ साथियों ऐ दोस्तों ऐ साथियों ऐ दोस्तों। पिंटू सिंह किसान सेल के अध्यक्ष राजद कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। समस्तीपुर के कोई साथी हैं जो इस माहौल में इस मंच से कोई गीत प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। और वो कलाकार आपके समक्ष आए उससे पूर्व हमारे एकता के तमाम साथी मंच पर बने हुए हैं। और मैं अब लक्ष्मीदास से आग्रह करूंगा कि जो आज की परिस्थिति में बिल्कुल प्रासंगिक है, क्या है ना, सुनड़े सावर घोड़ी। क्या सुनाएंगे हम आपको? सुनड़े सावर घोड़ी गठरिया बेलो चोरी। आपकी गठरी चोरी हो चुकी है ऑलरेडी, आप लोग जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड, उसका एकमात्र एग्जाम्पल है कि जहां 2014 में भारत सरकार विश्व बैंक को 4.25 लाख करोड़ ब्याज देती थी, उस जगह पे आज 2024 में भारत सरकार को 11.25 लाख करोड़ ब्याज देना होगा प्रति वर्ष विश्व बैंक को। उसी गठरी की बात हम करने आए। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मीदास से सुनड़े सावर घोड़ी गठरिया भेलो चोरी। सुन रे सावर गोरी, सुन रे सावर गोरी गठरिया भेल चोरी। सुन रे सावर गोरी गठरिया भेल चोरी। सुन रे सावर गोरी गठरिया भेल चोरी। सुन रे सावर
गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी हो गठरिया जोड़ के मुराद तुम्हें बांध लो गठरिया जोड़ के मुराद तुम्हें बांध ले गठरिया ओकरो मुदैया करे चाची न छोरी सुन रे सावन गोरी गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी हो गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी जोगी जोगिया जाके मोटरी बनवली जोगी जोगिया जाके मोटरी जोरी जोरिया जाके मोटरी बनवली जोड़ी जोड़िया जाके मोटरी बनवानी बाटे में भेलो मोटरिया छिन छोरी सुन रे सावन गोरी गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी मांग के सिंदूर धोके रंग ले अदा मांग के सिंदूर धोके रंग ले अदा चूड़िया पुराई गए देश के भलाई चूड़िया पुराई गए देश के भलाई मांग के सिंदूर धोके रंग ने आजादी चूड़िया फोड़ाई गई देश के भलाई हो गोदिया के सुन करके गोदिया के सुन करके पहले की गोरी सुन रे सावन गोरी गठरिया बेल चोरी 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 सुन रे सावन गोरी निंदिया या तोरा कुमारी के तोरा निंदिया या तोरा कुमारी के तोरा एक दुई तीन करी अंगुली पर जोरा एक दुई तीन करी अंगुली पर जोरा लूट ले तो देश तोहर लूट ले तो देश तोहर बहिया मरोरी सुन रे सावन गोरी गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी हो गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी गठरिया बेल चोरी सुन रे सावन गोरी
बल छोड़ी सुन रे सावर गोरे सुन रे सावर गोरे सुन रे सावर गोरे। मंच के आदेशानुसार तत्काल इफ्ता का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। इफ्ता के साथी मंच के पिछले किनारे पर एक जगह जमा रहेंगे। थैंक यू। बुजुर्गों, मित्रों और तमाम भाइयों बहनों, अब हमारी सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, इसलिए मेरा आग्रह है मंच के पीछे जितने भाई बहने हैं वो कृपया आगे चले आवे। हम तमाम लोग अनुशासित सिपाही हैं और इसीलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मंच के पीछे जितने हैं वो कृपया आगे चले आवे। अब सभा को चलाने के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमारा बेगूसराय जिला के भीतर जो हमारा इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है और इसके जो संयोजक हैं पूर्व सांसद कॉमरेड शत्रुघ्न प्रसाद, मैं कॉमरेड शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नाम का अध्यक्षता के लिए प्रस्ताव करता हूँ। उम्मीद है वे साथी और आप तमाम लोग इसका समर्थन करें। आपके पास होगा लाओ ना माइक इससे मोबाइल पिन का कन्वर्टर नहीं, जैसे उगला हमको पिन इसमें लग रहा है, जब वो एक्सएलआर से मोबाइल पिन में नहीं अक्स हो सकता है, वो ऐसा है ना अक्स जो हो सकता है, लेकिन एक साल ये वाला कैसे कनेक्ट होगा जिसमें वॉल्यूम मेरा लग जाएगा है आपको नहीं, वो तो मेरे पास एक्सएलआर जो वो आप चाहते हैं अक्स वाला केबल वो नहीं है, बाकी वो मिल जाएगा। मोनो अक्स मिलता है, दिखाइए कैसा है मोनो अक्स मिलता है मोबाइल पिन में जैसे बसता है मोनो आपका अक्स का मोबाइल होता है माइक वाला, ये इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका हेलो 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 इस चीज का नौ देखना चाहिए पूरा मतदाता भाइयों और बहनों, इस धूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से हम इस मंच पर पधारे हुए जो तमाम नेतागण हैं सबों का अभिनंदन करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से पटना हवाई अड्डा से उड़ान भर चुके हैं, यानी 20 से 25 मिनट के अंदर हमारे नेता आपके सामने मंच पर उपस्थित होने वाले हैं और वे अपने सर्वसम्मत महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड अवधेश कुमार राय के लिए आप मतदाताओं से आशीर्वाद मांगेंगे और तब आपके उम्मीदवार नामांकन करने जाएंगे। हम इस मंच पर जो उपस्थित हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड भालचंद पांगो, कॉमरेड नागेंद्र नाथ ओझा, कॉमरेड जानकी पासवान, अजय कुमार सिंह सीपीआईएम विधायक दल के नेता, कॉमरेड महमूद आलम माले के हमारे विधानसभा के विधायक दल के नेता, राम नरेश पांडे राज्य मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राम रतन सिंह माननीय विधायक, सूर्यकांत पासवान माननीय विधायक, माननीय संबोध्य हमारे
प्यारे ललन जी विधायक राजद, माननीय राजवंशी महतो, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर एमएलसी, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह एमएलसी, इन तमाम नेताओं के साथ और भी हमारे मंच पर लोग आ रहे हैं, पधार रहे हैं, जो भी मंच पर उपस्थित हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे शांति बरतें और बारी बारी से जब तक हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है, क्योंकि हमारे उन नेताओं का कार्यक्रम आधा घंटा 35 मिनट के बाद फिर मधेपुरा के लिए वे हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाएंगे। इसलिए तमाम नेताओं से अनुरोध करते हैं कि आप 5-5 मिनट के लिए बेगूसराय लोकसभा के मतदाताओं से आशीर्वाद मांगें, जिससे कि हम बेगूसराय के मतदाताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दे सकें। आइए सर्वप्रथम कॉमरेड भालचंद कांगो, जो महाराष्ट्र से आते हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, आपको संबोधित करेंगे। कॉमरेड कांगो। ठीक है। आज के इस सभा के अध्यक्ष हमारे नेता कॉमरेड शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी इंडिया अलायंस के महागठबंधन के नेता, हमारे उम्मीदवार अवधेश राय जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव पांडे जी, और मेरे साथ आए हुए पटना से कॉमरेड जानकी प्रसाद और जानकी पासवान और कॉमरेड ओझा, और बेगूसराय के भाइयों और बहनों, ये बड़ी खुशी का मौका है कि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बेगूसराय के उम्मीदवार महागठबंधन के और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बोल के अपना नामांकन करने वाले हैं, और आप सभी लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में आप घर घर में जाकर, गांव-गांव में जाकर इस देश के इस चुनाव में बीजेपी को हराना किस लिए जरूरी है ये बताएंगे। साथियों, हमारा देश जब आजाद हुआ था तब हमारे देश में ऐसे एक हालात हो गए थे कि कई लाख लोग मारे गए, पार्टीशन हुआ, और हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी कि इस देश में रहने वाले आदमी, इंसान कौन सा रुख अख्तियार करेंगे। लेकिन उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और ऐसे कई नेताओं ने, और हमारे आजादी के आंदोलन में जो एक दूसरे को खंडे को खंडा लेकर लड़े थे, उन्होंने ये तय कर दिया कि हमारा देश ये किसी एक धर्म का, किसी एक जात का, किसी एक भाषा का, मजहब का नहीं होगा। और इसीलिए हमारा संविधान जो बनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जो हमने अपने आप को प्रदान किया, उसमें यह साफ लिखा गया है कि यह धर्मनिरपेक्ष होगा, सबको साथ में लेकर सबका विकास करने की बात करेगा। मुझे याद है वो भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में देश आजाद होने के टाइम पे किया था, वो आप सबने पढ़ना चाहिए। उस भाषण में इस देश को एक महान देश बनाने की बात तो थी ही, लेकिन उनकी महानता की संकल्पना क्या थी? इस देश के सभी लोगों को अच्छा खाना मिले, अच्छा रोजगार मिले, उनकी तरक्की हो और खुशहाली हो, सभी धर्म और मजहब के लोग एक साथ रहे और दुनिया अपने को फक्र के साथ देखे कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग खुशहाली से एक दूसरे को साथ लेके बढ़ते हैं। एक दुनिया में आदर्श निर्माण करने की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आज बिल्कुल उल्टा चल रहा है। आज कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जिसमें हमारे पंतप्रधान मोदी जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अगर मिलिट्री की ताकत बताएंगे तो दुनिया हमसे डर जाएगी,
हम परमाणु शक्ति बताएंगे तो दुनिया हमको डर जाएगी। इस देश के किसान का क्या होगा, इस देश के मजदूर का क्या होगा, उसको उनको फिक्र नहीं है। आज ही हम देख रहे हैं कि किसान लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं किसान? इस देश के किसानों के लिए बड़े मुश्किल का वक्त आ गया है। हर 9 घंटे में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। हजारों लाखों किसान पिछले 10 साल में खुदकुशी कर चुके हैं, क्योंकि खेती करना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि खेती के लिए जो मदद चाहिए वो उनको मिल नहीं रही है। खेती में जो फसल आती है उसको जो दाम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, और वो मिलना नहीं चाहिए ऐसी कोशिश ये सरकार करती है। किसानों ने 11 महीने लड़ाई की, और जो 3 काले कानून मोदी जी ने अपने दोस्तों को मदद करने के लिए बनाए थे उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, और मोदी जी को वो कानून वापस लेने पड़े। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोग भूल जाते हैं कि 2014 में वो पहले बार जब चुनकर आए तब उन्होंने पहला काम क्या किया था? बड़ी मुश्किल के साथ किसानों को सही दाम मिलने के लिए जो कानून बनाया गया था, कॉम्पेंसेशन एक्ट बनाया गया था, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया था। लेकिन सब जगह से हंगामा हुआ और उनको वो कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन वो उस कानून को वापस लेते वक्त उन्होंने बड़ी होशियारी की और सभी राज्य शासन को इस कानून को अपने तरीके से बदलने का एक इजाजत दी, जिसका मतलब हम देखते हैं कि आज किसानों की जमीन सस्ते में हड़प की जा रही है। हमने 2006 में यूपीए 1 में कानून बनाया था आदिवासियों को जंगल जमीन देने का, लेकिन आज 7.5 लाख एकड़ जमीन अब अदानी अंबानी जैसे वेदांत जैसे कंपनियों को दी गई है। जंगल तोड़ दिए गए हैं और हमारा एनवायरनमेंट खत्म करने की बात की जा रही है। एक तरफ आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा एनवायरनमेंट को मुश्किल में लाके पर्यावरण का संकट हमारे सामने खड़ा किया गया है। तो साथियों, ये सरकार जो है वो किसानों के खिलाफ है। किसानों को किसी भी राहत देने को ये तैयार नहीं है। हमारे किसानों को फसल का दाम तो मिलता नहीं है, लेकिन उनको लगने वाली हर चीज, चाहे वो बिजली हो, चाहे अनाज हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, सभी के दाम दुगने हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के तो दाम तो पहले से ही दुगने हो गए हैं। मुझे याद है 2014 में वो ये कहते थे कि हम चाहते हैं कि रुपये की कीमत बाजार में इतनी हो कि डॉलर के जैसा रुपया मजबूत हो। उस वक्त 40 रुपया कीमत थी, 1 रुपये की 40 रुपये का $1 मिलता था। आज मोदी सरकार के 10 साल के बाद 83 रुपया कीमत हो गई है, मतलब 83 रुपये का $1 मिलता है। रुपये की कीमत घट गई है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है कि रुपये की कीमत कम होने से किसका फायदा हो रहा है? आज जो सरमाएदारों का फायदा हो रहा है, जो दुनिया में माल बेचना चाहते हैं वो अपना माल सस्ते में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि कोरोना के वक्त जब लाखों लोग अपना रोजगार गंवा चुके थे, लाखों लोग अपने घर में वापस आ रहे थे बगैर पैसे के, बगैर नौकरी के, तब इस देश के 2 आदमी अडानी और अंबानी पूरे दुनिया के 10 रईसों में जाकर बैठे थे। इतना पैसा उन्होंने उस वक्त कमाया था। किसकी मेहरबानी थी? ये मोदी जी की मेहरबानी है। तो मोदी जी के, इसीलिए मोदी जी को सूट बूट की सरकार, ये बराबर उसका वर्णन उस वक्त किया गया था। ये रईसों की सरकार है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने देखे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद असलियत बाहर आ गई है। ये करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, लेकिन करप्शन के लिए इन्होंने कानून में इस तरह से तब्दीलियत की और इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम लगाई जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। और ऐसे कई कंपनियां हैं जिन्होंने इस कानून को तोड़कर मरोड़कर बीजेपी को मदद की है, और बीजेपी ने मदद करने वाली कंपनियों को फिर से मदद की है। जैसा कि कोरोना के टाइम पे जो हमको वैक्सीन दिया गया, उस कंपनी ने 500 करोड़ रुपया बीजेपी को मदद बोल के दिया। उसी तरह से कई फार्मा दवाइयों की कंपनियां हैं जी, वो जो गलत दवाइयां देकर लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी, उनके ऊपर केस चल रहे थे, उन्होंने बीजेपी को डोनेशन दिया और उनके ऊपर के केस गायब हो गए, खत्म हो गए, या क्या हुआ वो अब उनको ही मालूम। इसी तरह से ईडी ने भी जिनके ऊपर रेड डाली थी, इनकम टैक्स ने रेड डाली थी, उन लोगों के लिए भी आपने देखा होगा कि जैसे वो बीजेपी को डोनेशन देते हैं उनके ऊपर के केस गायब हो जाते हैं। तो करप्शन का एक नया आयाम इन्होंने तैयार किया है। मेट्रो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में, देश में मेट्रो का काम चल रहा है। लोगों को लग रहा है बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन मैं
सिर्फ दिल्ली की मेट्रो प्रॉफिट में चल रही है, और वो मेट्रो इसलिए चल रही है कि वो दिल्ली कॉरपोरेशन, दिल्ली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी चला रही है। बाकी सब मेट्रो दुनिया, महाराष्ट्र के हो, कलकत्ता के हो, बाहर के हो, हैदराबाद के हो, सब लॉस में जा रहे हैं। और ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए गए वो दुगने पैसे दिए गए, और उसके लिए ये नुकसान में चल रहे हैं। तो विकास का नाम पर जिस तरह से नए नए योजनाएं ला रही है, वो योजनाओं का मूल मकसद है पैसे को इकट्ठा करना। कई करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा रहा है और अपने चमचों को काम दिया जा रहा है। तो इसी तरह से भ्रष्टाचार के नए आयाम इस सरकार ने तैयार किए हैं। उसके लिए इस सरकार के खिलाफ काम करना, इस सरकार को गिराना, यह हमारा पहला फर्ज रहा। और इसीलिए हमारे पार्टी ने यह तय किया कि सीट कितने मिलेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबको साथ में लेकर हमको इस सरकार को गिराना है, तभी इस देश की जनता के हालात सुधरेंगे। 2024 का इलेक्शन, इसीलिए मैं ये कहता हूं, ये इंडिया गठबंधन और मोदी की बीजेपी एनडीए इसके बीच में नहीं है। तो ये इलेक्शन किसके बीच में है? ये भारतीय जनता और उस जनता को कुचल देने वाली मोदी सरकार के बीच में है। उसके लिए फैसला आपको करना है कि क्या आपको तकलीफ देने वाली, बेरोजगारी बढ़ाने वाली, महंगाई बढ़ाने वाली, किसानों को उनके फसल का दाम न देने वाली सरकार को वोट देंगे, या जो किसानों के साथ खड़ी है, जो इस देश के मजदूरों के साथ खड़ी है, ऐसे इंडिया गठबंधन को वोट देंगे? यह आपके सामने एक बुनियादी सवाल है। साथियों, आने वाले दिन बड़े खतरे में हैं। हमने 75 साल से हम वोटिंग करते आए, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और हम चुनते हैं सरकार। लेकिन इस सरकार को चुनने के लिए जो एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो खत्म करने की कोशिश इस मोदी सरकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या ईडी हो या सीबीआई हो, इनको सबका इस्तेमाल करके वो अपने विरोधियों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देशद्रोही बता रहे हैं, उनको जो है देश के दुश्मन बता रहे हैं। तो ऐसे सरकार को जो जमहूरियत के खिलाफ है, उनको गिराने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जद्दोजहद कर रही है, और इसीलिए इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो उम्मीदवार है अवधेश राय जी, वो यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं और बड़ी सेल्फलेस जिसको कहते हैं, किसी खुद के स्वार्थ का विचार न करते हुए जनता के लिए काम करते हैं। तो ऐसे जनता के लिए काम करने वाले उम्मीदवार को आप चुनकर देंगे, और जो लोग पिछले टाइम चुनकर आए थे उनको पूछेंगे कि आपने 6 साल में क्या किया है। बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी को बढ़ाने की बात है, बेगूसराय में एक अच्छा हॉस्पिटल लाने की बात है। तो ये सब कब करेंगे, ये पूछने का सवाल है। मोदी जी आपके पास आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आएंगे तो आप पूछेंगे, मोदी जी आपके 15 लाख का क्या हुआ, आपके 2 करोड़ जॉब का क्या हुआ, आप किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले थे, उसका क्या हुआ? ये सवाल पूछिए। मोदी गारंटी यानी फेकू गारंटी है, इसको समझ लीजिए। कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के लिए आपको कुछ लॉलीपॉप दिया गया है, उसके ऊपर बहुत भरोसा मत कीजिए। इतना ही कहते हुए मैं फिर हमारे साथी और हमारे नुमाइंदे अवधेश राय को, जिनकी निशानी है विड़ा हथिया वाली, उसको ही आप वोट देंगे, ऐसा आपको अपील करता हूं। और फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े धूप में भी आप लोग यहां पर आए और हमारे विचार सुनने के लिए आपने जो एक सहनशीलता दिखाई, उसके लिए मैं आपका अभिवादन करता हूं, लाल सलाम करता हूं, जय हिंद का नारा देके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। मंच पर जो खड़े हैं नेतागण, उनसे अनुरोध है कृपया जगह ले लें, क्योंकि बात आप सुन ही नहीं पाएंगे। और दूसरे जो बाहर हैं, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं, 15 मिनट के अंदर इसी सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर उतर जाएगा। इसलिए जो पीछे हैं सभी लोग आगे चले आवे। और अब बिहार विधानसभा में माले विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम मात्र 5 मिनट आपको संबोधित करेंगे। कॉमरेड महबूब आलम।
अरे कॉमरेड महबूब आलम को लाल सलाम, कॉमरेड महबूब आलम को लाल सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इस सभा के अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बेगूसराय की धरती, क्रांतिकारी धरती में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जब से हम लोगों ने ये लाल झंडे की पार्टी करनी शुरू की है, जब से किया, राजनीति की शुरुआत ही हम लोगों ने लाल झंडे की पार्टी से शुरू किया। तभी से, उस जमाने से, जब बेगूसराय को हिंदुस्तान का मास्को कहा जाता था, ये क्रांतिकारी सरजमीन को मैं इनकलाबी सलाम पेश करना चाहता हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम साथी, सीपीआई के सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे जी, हमारे सीपीआईएम के साथी कॉमरेड अजय जी, लक्ष्मीकांत जी, रामसूरत राय जी, और जो तमाम प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, मंच को सुशोभित कर रहे हैं, उनके प्रति हम अपना हार्दिक इनकलाबी सम्मान पेश करना चाहते हैं। इस तपती हुई धूप में ये बेगूसराय की जनता ही ये साबित कर सकती है कि आज जो नामांकन समारोह है, इस नामांकन समारोह को सुशोभित करने हेतु ये जो भीड़ है, ये बेगूसराय की जनता ही कर सकती है। आपने पिछले 10 साल से देखा है किस तरह देश का प्रधान चौकीदार लगातार झूठ पर झूठ, जुमला पर जुमला फेंक के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कुछ दिन के लिए उन्हें तो कामयाबी मिल गई है, लेकिन इस बार हवा पलट गई है और तूफान का रफ्तार लेने लगी है। और यह तूफान का रफ्तार देख करके चौकीदार की आवाज, चौकीदार की भी बोली लड़खड़ाने लगी है। हिंदुस्तान की सरजमीन का जो मुद्दा है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है,